नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत की एआई पावर दिखाएगा इम्पैक्ट समिट 2026। पीएम मोदी शाम 5 बजे करेंगे एक्सपो का उद्घाटन। 300 एग्जीबिशन, 13 देशों के होंगे पवेलियन। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे 5 आसान सवाल। भारत यूएस ट्रेड डील पर बोले किसानों के साथ धोखा, एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना। यूपी एसआईआर पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। सपा चीफ ने कहा फर्जी साइन से वोट करवा रही बीजेपी, विपक्ष को चुनाव में नुकसान पहुंचाने की साजिश। राजस्थान की भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका। भीषण आग में 7 मजदूर जिंदा झोले। अवैध रूप से बन रहे थे पटाखे, पॉलिथीन में इकट्ठे किए गए बॉडी पार्ट्स। रतलाम की मलेरी नदी में नाव पलटी, 3 युवक डूबे, 2 तैरकर बाहर आए और 1 लापता। बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का समापन। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने किया मेले का समापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ग्राहक और पेट्रोल पंप कमी में हुआ विवाद। बता दें कि विवाद के चलते हुई गाली गलौज। पेट्रोल पंप के कर्मचारी की दबंगई देखने को मिली। कर्मचारी ने कई युवकों को पेट्रोल से नहलाया। बाइक सवार युवकों ने गाड़ी छोड़कर लगाई दौड़। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेनजरी इंटर कॉलेज पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फरवरी में अपलोड किया गया है वीडियो। अधिकारी के अनुसार गर्मी के समय का ये वीडियो बताया जा रहा है। ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी में हुआ विवाद। विवाद के चलते हुई गाली गलौज। पेट्रोल कर्मचारी की दबंगई। फरवरी में अपलोड किया गया है वीडियो। देखिए, अभी एक वीडियो प्रकाश में आया है जो विभिन्न सोशल मीडिया पोर्टल्स पे चल रहा है। उसकी जांच कराई जा रही है। अब तक की प्रारंभिक जांच से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये कोई पुराना वीडियो है। ये कौन लोग हैं और क्यों ऐसा हुआ है, इसकी पूरी विस्तृत जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया वीडियो को देख करके लग रहा है कि गर्मियों के समय का वीडियो है। विस्तृत जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह जिला अदालतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लखनऊ, मेरठ, अमरोहा, वाराणसी, अलीगढ़ और आजमगढ़ समेत 18 से अधिक जिलों की अदालतों को यही धमकी मिली। धमकी मिलते ही प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गए हैं। कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया और सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है। बाइट करनी है यार, बाइट करनी है उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरठ और अमरोहा की। आपको बता दें कि अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अलर्ट मोड पर आई पुलिस। मेरठ और अमरोहा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कोर्ट परिसर में चेकिंग की गई।
भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवगंगा मंदाकिनी के पावन तट रामघाट में भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना से पूर्व स्थापित शिवलिंग राजाधिराज स्वामी मत गजेंद्रनाथ के जलाभिषेक और पूजन के लिए लाखों शिव भक्तों का सुबह से जमावड़ा लगा रहा। शिवरात्रि पर चित्रकूट में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा रामघाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चित्रकूट के राजाधिराज स्वामी मत गजेंद्रनाथ मंदिर के व्यवस्थापक प्रदीप जी महाराज ने बताया कि आदि तीर्थ चित्रकूट में भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना से पूर्व स्वामी मत गजेंद्रनाथ के रूप में शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान शिव माता पार्वती का विवाह आज के दिन ही हुआ था और उसी परंपरा के अनुरूप आज हम व्रत आदि रखते हैं। माता पार्वती ने बहुत बड़ी तपस्या की, सूखे पर्णों को भी छोड़ दिया, कुछ भी भोजन नहीं करती थी। इसके बाद ही भगवान शिव उनको पति के रूप में मिले। आज बहुत ही पावन पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है। भगवान भोलेनाथ जी की, भूतनाथ भोलेनाथ जी का विवाह उत्सव है माता पार्वती का। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है मत गजेंद्रनाथ जी का। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में या ये कह लीजिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी सनातन मतावलंबी हैं सब जगह मनाया जा रहा है। सोमनाथचर का ये प्राचीन मंदिर इस इलाके के लोगों के लिए बड़ा महात्म्य रखता है और आप पीछे जो भीड़ मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं उसको देख के भी लग सकता है कि लोगों की कितनी आस्था है। अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना पुलिस से 5 दिन पहले हुए कबाड़ व्यापारी के सनसनीखेज अपहरण और फिरौती मामले का सफल अनावरण किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित 3 टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंतरजनपदीय गिरोह में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से फिरौती की मोटी रकम अवैध असलहा बरामद हुआ है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पीड़ित व्यापारी के गांव के ही एक व्यक्ति ने मुखबिरी की थी। उसी के इशारे पर कार सवार 7 बदमाशों ने व्यापारी को अगवा किया। इस मामले में अयोध्या पुलिस भी 2 अभियुक्तों को पहले ही जेल भेज चुकी है। एसपी के निर्देश पर सीओ के नेतृत्व में 3 विशेष टीमें गठित की गई थी। और सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधान परिषद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। शासन की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं का एक दस्तावेज होता है। सरकार के क्या कार्य हैं और सरकार की कार्रवाई के परिणाम क्या हैं। प्रतिवर्ष विधानसभाओं में हो या संसद में हो, राज्य विधानसभाओं में माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा और संसद में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं की भी एक झलक माननीय सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के
व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करे जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। महोदय, राज्यपाल जी ने अपना जो अभिभाषण संवेद सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के भी है जो पिछले 8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। यह यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी जो ये यात्रा है यह इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं ये चेंज आना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है, उनको भी वह हक मिलना चाहिए था जिसका वह अधिकारी था। लेकिन दुर्भाग्य से अपने संकुचित एजेंडे को लेकर के चलने वाली सरकारों ने प्रदेश के भविष्य के साथ, यहां की जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया। कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उन स्थितियों में या उत्तर प्रदेश जिसको हम भारत के शाश्वत मूल्यों की आधारभूमि मानते हैं, उस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था थी यह हम सब ने देखा है। लेकिन महोदय, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, सुशासन की प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक से देश की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब यूपी रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस और उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी इस यात्रा को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और महोदय, मैं कह सकता हूं बजट का अवलोकन आप सब ने किया होगा। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्ष में देश ने जो यात्रा तय की है, आज देखिए दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा EI इम्पैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह EI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है और देश पर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है
उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। आज देश के अंदर दिखता है उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बन करके देश और दुनिया के सामने उभरा है। ये त्रिवेणी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज की धरती, प्रयागराज इसी उत्तर प्रदेश में है और प्रयाग पहचान मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से भी है। त्रिवेणी का एक नया रूप उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सब टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर को मिल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 के पहले की नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक स्थिति और विकास विरोधी सोच थी, प्रशासनिक स्थिरता थी और विकास विरोधी सोच थी, उसको आज प्रदेश ने अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत से आज उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन के अभियान हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम या प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। महोदय, 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। रोजगार के अभियान है। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर की मुहिम या प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। महोदय, 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत की थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था।
महोदय 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और यह आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी। और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाया है। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है। और ये केवल आस्था नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे मुद्दों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ इस अवसर पर देखने को मिलती है। और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को वहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। महिलाओं को सुरक्षा और व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण दिया गया है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 पुलिस की भर्ती, इनमें 20% महिला बेटियों के लिए आरक्षण, यानी हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कुल 10,000 महिला कार्मिक थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 44,000 से अधिक हुई है। पुलिस की क्षमता में अभूतपूर्व ट्रेनिंग क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मुझे याद है 2017 में हम लोग आए थे, हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, राज्य के पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर हायर किए थे और इस बार 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है। इन सब की ट्रेनिंग हम उत्तर प्रदेश के स्वयं के ट्रेनिंग केंद्रों में, ट्रेनिंग सेंटर्स में उनकी ट्रेनिंग आज सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको यूपी विधान परिषद ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पिछली सरकारों ने अपने स्वार्थ के कारण एक प्रकार से बंद कगार पर पहुंचा दिया था। हमने फिर से 34 पीएससी की कंपनियों को पुनर्जिया है और 3 महिला बटालियन अखबार यूपी पीएससी में गठित हुई हैं और ये भी 3 उन महिलाओं के नाम पर जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति दी थी, उनके पर गठित हुई है, जिनमें वीरांगना चलकारी बाई, वीरांगना बाई और वीरांगना उदा देवी, इन तीनों के नाम पर 3 पीएससी की बटालियन यूपी के अंदर गठित हुई हैं और 3 नए पीएससी बटालियन के गठन के लिए प्रदेश तेजी के साथ कार्य कर रहा है। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है और हम लोगों का मानना है कि विरासत से युग विकास ही एक उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला होती है। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। आप देखें किस प्रकार से, यानी आक्रांताओं को महिमामंडन, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयान बना या राष्ट्रीय प्रतीकों को के अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं, उनमें राष्ट्रगीत के संविधान सभा ने सर्वसम्मति से सम्मान देकर के राष्ट्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने राष्ट्रगीत को अनिवार्य रूप से देश के अंदर लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करवाया। ये राष्ट्रगीत भारत के आन मान शान का प्रतीक है और भारतवासी को अपने पुरातन वैभव पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। अगर हम आक्रांताओं का महिमामंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेल देव को मिलना चाहिए था और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेल देव के नाम पर
बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाकर यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेलदेव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है, लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, क्या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव और रंगोत्सव के कार्यक्रम, यह प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया था। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है और यतो धर्मस् ततो जय की भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहां से, और वहां से हम लोगों ने आज इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग ये लगातार इन बातों को देखते हैं कि भारत की इस आत्मा के प्रति सम्मान का भाव रखना और वहां कार्य करना, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम लोगों ने उसी कार्य के साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के साथ ही उससे प्रेरणा, उसका सम्मान और उसके बेहतर भविष्य के लिए एक ठोस कार्य योजना के साथ ये डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय विकसित भारत के लिए जिन पंच प्रण की बात की थी, उसी से प्रेरणा लेकर के आज हम एक सशक्त भारत की अटल आधारशिला बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी आस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज प्रयागराज हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संभल, बरेली, नैमिषारण्य, ये जितने भी पावन तीर्थ हैं, हमारे बौद्ध परिपथ हैं, अन्य भारत में जन्मी हुई उपासना विधियों से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन सब के समग्र विकास के लिए आज वहां पर जन सुविधाओं के विकास करने के साथ ही डबल इंजन सरकार ने उनके समग्र विकास के लिए भी कार्य प्रारंभ किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, जब मैं उत्सव प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उसकी पहचान दीपोत्सव से होती है, आज उसकी पहचान देव दीपावली से होती है, आज उसकी पहचान रंगोत्सव से होती है। अब ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक गौरव का एक वैश्विक उत्सव के रूप में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने अयोध्या के दीपोत्सव को
काशी के देव दीपावली को और मथुरा वृंदावन के रंगोत्सव के कार्यक्रम के साथ आत्मिक भाव के साथ में जुड़ा हो। महोदय, आस्था का सम्मान करने का परिणाम क्या है? यही उत्तर प्रदेश, जिसको बीमारू राज्य कहकर के लोग इसकी तौहीन करते थे, इसके बारे में हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे, और जब हम लोग 2017 में आए थे तब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी यह मात्र 13 लाख करोड़ की थी, और यानी 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में इस यात्रा को तय करने में समय लगे 70 वर्ष, और हमने अचीव किया मात्र 13 लाख करोड़ की जीएसडीपी। लेकिन बहनों, इसमें मैं कह सकता हूं कि 2017 के बाद मात्र 8 वर्ष के अंदर, 8-8.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने इसमें 23 लाख करोड़ अतिरिक्त जोड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ की हो चुकी है। देश की जीडीपी में यूपी का जो योगदान था, जब ये देश आजाद हुआ था, यूपी का शेयर था 14%। लगातार घटते 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 2017 तक आते आते यह 16-17 में आते आते 8% रह गया। अब फिर से इसको बढ़ा करके 9.5% तक पहुंचाने में आज सफलता प्राप्त हुई है। हमने पर कैपिटा इनकम को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए पिछले 8-8.5 वर्ष में कोई जनता जनार्दन पे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। हाँ, हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया है, और तब हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। आज प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जोरदार वित्तीय अनुशासन भी है और विकास के दोनों मिसाल, दोनों का संतुलन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश का बैंकों में जमा होने वाला पैसा, यानी जो पैसा पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 100 रुपया अगर जमा होता था तो मात्र 43 रुपया बैंकों में जमा, वहां पब्लिक के उपयोग में खर्च होता था। आज हमने इसकी संख्या बढ़ा करके 100 में से 61 से 62 रुपया आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, यहाँ के व्यापारियों को आज खर्च करने के लिए प्राप्त हो रहा है। यानी सीडी रेशो 43% से बढ़ा करके हमने 61-62% पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और अब मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर एक व्यक्ति इस बात को गौरव के साथ कहता है कि उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में है, उत्तर प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। महोदय, अन्नदाता किसानों की चर्चा हमारे गाये बगाए हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी करते हैं। नियत उनकी साफ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य भी है और सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन भी करता है। लेकिन अन्नदाता किसानों की स्थिति इनके समय में क्या थी, इन्होंने कहां पहुंचा दिया था? आज हम कह सकते हैं भारत का अन्नदाता या अन्नदाता भारत की एक पहचान थी। भारत आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था। 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर भारत का एकाधिकार था और भारत का स्वर्ण युग था। आज से 400 वर्ष पहले भी यही भारत के अंदर स्थिति थी कि भारत का शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की स्थिति 24 से 25% पर भारत का अधिकार था। औपनिवेशिक काल में यहां पे शोषण किया गया, लूटा गया, परंपरागत उद्यम को समाप्त किया गया। अन्नदाता किसानों को जो पहले उपभोक्ता उत्पादक था उसको उपभोक्ता बना करके रख दिया। कच्चा माल यहां से बाहर जाता था, सस्ते में वहां से
पक्का माल बन करके आता था और उस पर भारी टैक्स लगते थे और वो महंगा होकर के यहाँ बेचा जाता था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि अब जो पिछली सरकारों ने भी औपनिवेशिक काल की उसी मानसिकता के साथ अन्नदाता किसानों के साथ अपने एमएसएमई सेक्टर में परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े हुए जो कारीगर थे, इनके साथ यही व्यवहार किया। आज पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अब किसान उत्पादक से उसे हमने फिर से उसकी पहचान उस रूप में प्रस्तुत की है। चाहे वह अपने आप में किसान हो, कारीगर हो, इन सभी को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और हम इस बात को मानते हैं कि यह देश किसानों के श्रम से, कारीगरों की सृजनशीलता से खड़ा हुआ है। हर गांव हमारे यहां एक आत्मनिर्भर इकाई हुआ करती थी, ग्राम स्वराज उसकी आधारशिला थी। आज चाहे वह कृषि हो, पशुपालन हो, हस्तशिल्प आदि कोई भी क्षेत्र रहा हो, यहां पहले किसान उत्पादक था, कारीगर स्वयं में उद्यमी था, व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने की सेतु हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे देश को जोड़ने का काम होता था। 17 के पहले कृषि के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अन्नदाता केवल एक वोट बैंक बन गया था, लागत अधिक थी, उत्पादन कम था और बिचौलियों का वर्चस्व था। 17 के बाद डबल इंजन के डबल स्पीड, लागत कम, उत्पादन ज्यादा। अन्नदाता को विकास में भागीदार बनाया गया और अन्नदाता से उद्यमी बनने की एक कहानी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है, जब हमारा अन्नदाता किसान एफपीओज के माध्यम से या जब गांव की एक महिला डोन दीदी के रूप में अपनी एक पहचान बनाती है। आज विकास की यात्रा में हमारा अन्नदाता किसान सक्रिय रूप से सहभागी बना है। हमारा संकल्प कृषि को इनकम बेस्ड एंड वैल्यू एडिशन मॉडल के साथ जोड़ने के साथ ही अन्नदाता किसानों की आय को बढ़ाना है। आज उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8-8.5% से बढ़कर के 18% हम लोगों ने प्राप्त किया। एमएसपी पर पारदर्शी खरीद हो रही है और डीबीटी का जो पैसा है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में जा रहा है। यह तब है, इसी का परिणाम है 11% देश के अंदर कृषि का जो कुल भूमि भूभाग है 11% यूपी के पास है, लेकिन इस 11% में उत्तर प्रदेश 21% खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है। अब अन्नदाता बीज से बाजार तक एक ग्लोबल मार्केट एक्सेस उसको उपलब्ध है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके अकाउंट में हस्तांतरित हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, ड्रोन और जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक की सीधी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने का काम भी प्रदेश भर में हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यावहारिक प्रशिक्षण भी आज अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। खेती के बाद खेत में सारे कृषि वैज्ञानिक जाते हैं और किसान के खेत में चर्चा होती है। मुझे भी कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ड्रोन डोजिंग, एफपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों का मूल्यवर्धन हो रहा है। अब प्रदेश में विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, यह परियोजना के माध्यम से भी आज उत्पादकता में वृद्धि करने, संसाधनों के कुशल उपयोग करने,
कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक बात जो बार बार अन्नदाता किसानों की ओर से आती थी, वो आती थी निराश्रित गोवंश की। स्वाभाविक रूप से 17 के पहले प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउसेस धड़ल्ले से चलते थे, व्यापक तस्करी होती थी, आस्था के साथ खिलवाड़ होता था। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गौ हत्या, गौ पर एक कठोर कानून प्रदेश के अंदर बना। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गौ तस्करी को रोका। तमाम गोवंश निराश्रित होकर के सड़कों पे आया। आज 7,727 से अधिक गौ आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित है। और प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, इसी के माध्यम से आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगनी से अधिक की सफलता प्राप्त की है। महोदय, गन्ना किसानों की चर्चा अक्सर सदन में होती थी। आज देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश का किसान उत्पादन कर रहा है। सन 2000 से 2017 के बीच कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ था 17 वर्षों में, और 2017 के बाद से अब तक पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने 3,06,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त भुगतान आधे समय में हम लोगों ने अन्नदाता किसान को किया है। 122 चीनी मिलें संचालित हैं और गन्ने का दाम 400 रुपया प्रति कुंटल भी हम लोगों ने किया है। इथेनॉल प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के 182 करोड़ लीटर आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और ये इथेनॉल उत्पादन, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत अब शुगर यानी इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है। इथेनॉल उत्पादन में ब्लेंडिंग होने के बाद से अब ये मान्यता एक कैश क्रॉप के रूप में गन्ना तो माना ही जाता था, अब इथेनॉल उत्पादन भी, यानी अन्नदाता किसान और चीनी मिलों का एश्योर्ड बायर फास्टर पेमेंट भी इसके माध्यम से सुनिश्चित हुआ है। महोदय, प्रदेश के अंदर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किए गए हैं। कृषि मंडियों और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना यह सरकार के लिए आसान हुआ है। और कृषि वैल्यू चेन के माध्यम से स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की स्थिति भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हर खेत को पानी नहरों के माध्यम से, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन, 31 बड़ी परियोजनाओं को हम लोगों ने पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलर पंप और किसानों को सिंचाई के लिए जो भी उनके बिजली के द्वारा संचालित ट्यूबवेल्स थे, उनको हम लोगों ने मुफ्त में बिजली की व्यवस्था की है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पे एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो लखनऊ में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना का काम यहां लखनऊ में हो रहा है। प्रदेश में डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम का सशक्त किया गया है। अब ई-केसीसी के माध्यम से ऋण स्वीकृति का समय 3 से 4 सप्ताह से घटकर के मात्र 5 मिनट हो गया है। प्रदेश में अन्नदाता किसान और सरकार एआई आधारित कृषि प्रणाली पर काम कर रही है। यूनियन बजट में प्रस्तुत भारत विस्तार एआई कृषि प्लेटफॉर्म किसान को उसकी भाषा में निर्णय सक्षम बनाकर हमें और लाभान्वित करेगा। एपीओज का एक मॉडल आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है और प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे हम लोगों ने एपीओज गठित किए हैं जो किसान की आमदनी को खासतौर पर महिलाओं की सहभागिता के माध्यम से
बहुत सशक्त बनाता है। झांसी का बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो या आगरा का मिल्क प्रोड्यूसर, ये सभी प्रदेश में ऐसे 5 बड़े मिल्क प्रोड्यूसर वर्तमान में अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर में भी जो कार्य किया है, हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था और इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आज ओडीओपी के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परंपरागत उत्पाद था एमएसएमई का, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से इसकी ब्रांडिंग की, इसको डिजाइन के साथ जोड़ा, इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। इसे हम लोगों ने मार्केट के साथ जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ ही पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं। आज उसी का परिणाम है कि यूपी 17 के पहले 84,000 करोड़ का केवल एक्सपोर्ट करता था, आज लगभग बढ़कर के 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। 77 यानी 77 हमें जीआई टैग प्रोडक्ट आज प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जो ग्लोबल मार्केट में जिनके लिए किसी उनकी क्वालिटी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, ये आज यूपी के अंदर मौजूद है। आज आप देख रहे हैं